हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप ठीक ठाक होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। और एंजॉयमेंट के साथ साथ अगर केमिस्ट्री हो जाए तो मज़ा आ जाता है। चलें फिर आज हम डिस्कस करते हैं। आज का जो अमेजिंग टॉपिक है वो क्या है कि कोलिजन थ्योरी ऑफ यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन, यानी आज हम डिस्कस करेंगे यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शंस को। अगर हम यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन की बात करें तो यूनि का मतलब तो होता है वन, मॉलिक्यूलर मॉलिक्यूल, यानी हम ये कह सकते हैं कि वन मॉलिक्यूल रिएक्शन को का मैकेनिज़्म क्या होता है, किस तरीके से रिएक्शन करता है, काइनेटिक्स में क्या किया जाता है, उस सब की स्टडी हम इसके अंदर करेंगे। अच्छा, अब इसके अंदर क्या होगा आपके पास, अगर हम यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शंस की बात करें तो इसमें क्या है, सबसे पहले ओनली वन मॉलिक्यूल टेक पार्ट इन द रिएक्शन। यानी अगर हम यूनिमॉलिक्यूलर की बात करें तो यूनिमॉलिक्यूलर हमें क्या बताते हैं कि सिर्फ और सिर्फ एक मॉलिक्यूल जो है वो हिस्सा लेता है। उसके बाद इट इज़ रादर डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड हाउ डू द मॉलिक्यूल्स अटेन देयर एक्टिवेशन एनर्जी टू फॉर्म प्रोडक्ट। लेकिन इसके अंदर हमें जो चीज़ समझने में सबसे ज़्यादा मसला होता है वो ये होता है कि एक मॉलिक्यूल जो है वो किस तरीके से कोलिजन करेगा और कोलिजन करने के बाद किस तरीके से वो एक्टिवेशन ऑफ एनर्जी को हासिल करेगा, और एक्टिवेशन ऑफ एनर्जी को हासिल करने के बाद प्रोडक्ट कैसे बनाएगा, ये बड़ा मुश्किल होता है समझना। सच एनर्जेटिक मॉलिक्यूल्स फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ कोलिजन ऑफ अदर मॉलिक्यूल्स, देन मॉलिक्यूलर यूनिमॉलिक्यूलर शुड फॉलो सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स। इसका मतलब ये हुआ कि मॉलिक्यूल जो हैं इनको एक्टिवेशन ऑफ एनर्जी गेन करने के लिए, वो वाली एक्टिवेशन ऑफ एनर्जी गेन करने के लिए कि जो प्रोडक्ट बनाए, उनको जिस चीज़ की ज़रूरत होती है वो ये होती है कि ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये क्या करें कि ये एक दूसरे के साथ कोलाइड करके उस एनर्जी को हासिल करें, यानी उस एक्टिवेशन ऑफ एनर्जी को हासिल करें जो चाहिए होती है। तो इसका मतलब यह हुआ कि उसको फॉलो करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल उसको सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करना चाहिए। इनफैक्ट ऑल यूनिमॉलिक्यूलर फर्स्ट ऑर्डर एक्सेप्ट गैस फेज एट लो प्रेशर। ठीक है। अच्छा, यूनिमॉलिक्यूलर जो होते हैं फर्स्ट ऑर्डर होते हैं, सिर्फ गैस फेज जो कि लो प्रेशर में होती है। उसके अलावा नो सेटिस्फैक्ट्री आंसर फ्रॉम कोलिजन थ्योरी। कोलिजन थ्योरी से हमें कोई भी परफेक्ट आंसर नहीं मिलता कि जिसके ज़रिए हम यूनिमॉलिक्यूलर को एक्सप्लेन कर सकें। तो इस मसले को हल किसने किया? इस मसले को हल किया लैंडमैन ने। लैंडमैन ने क्या किया कि उसने लैंडमैन मैकेनिज्म, यानी उसने क्या किया, लैंडमैन मैकेनिज्म बताया। यानी हम ये कह सकते हैं लैंडमैन्स मैकेनिज्म। यानी इसका मतलब ये हुआ कि आपका ये वाला जो है, इसका जो पूरा नेम बनता है उसको हम या तो लैंडमैन मैकेनिज्म कह सकते हैं, कोलिजन थ्योरी ऑफ यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन एक्सप्लेन्ड बाय लैंडमैन मैकेनिज्म। लैंडमैन मैकेनिज्म क्या है? शोड हाउ बाई मॉलिक्यूलर गिव्स टू राइज फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। यानी इसने क्या किया, इसने ऐसा तरीका बताया कि जिसके ज़रिए आप बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन जो है वो यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन के यूनिमॉलिक्यूल यानी यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन शो करते हैं। अच्छा, इसको एक्सप्लेन हम कैसे कर सकते हैं? फॉर एग्जांपल कंसीडर अ मॉलिक्यूल, consider a molecule decomposes to form प्रोडक्ट, के ये डिकम्पोज होके क्या करता है, प्रोडक्ट बनाता है, जिसकी अगर हम इक्वेशन लिखें तो हम इक्वेशन इस तरीके से लिख सकते हैं, एंड ओबेज फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। और फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करता है। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करने का मतलब क्या है? डी ए ओवर डी टी इज इक्वल टू क्या होगा, के ए। यानी
वही वो जो हम रेट ऑफ रिएक्शन का जो एक्सप्रेशन लिखते हैं, ये वही चीज़ है कि इसको हम इस रिएक्शन को इस तरीके से लिख सकते हैं। अगर ये सारा कुछ आप नोट करना चाहते हैं तो इसको नोट कर लें। अच्छा, अब ये जो है, अब लैंडमैन क्या बताता है कि हम यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन को कैसे समझ सकते हैं। उसका कहना ये है कि फॉर एग्जांपल आपके पास एक कंटेनर है और इसके अंदर ये जो मॉलिक्यूल्स ये हैं, ये क्या करेंगे, ये दूसरे मॉलिक्यूल से टकराएंगे, ठीक है। यानी ये क्या करेंगे, ये मॉलिक्यूल जो हैं ये क्या करेंगे, मॉलिक्यूल ए जो है ये दूसरे मॉलिक्यूल्स के साथ कोलिजन करेंगे, यानी दूसरे मॉलिक्यूल्स के साथ ये टकराएंगे। अच्छा, जब एक दूसरे के साथ कोलाइड करेंगे, कोलाइड करने के दौरान इनके मॉलिक्यूल क्या करेंगे, वो एनर्जी हासिल करेंगे जो चाहिए होगी। यानी ये क्या करेंगे, मॉलिक्यूल्स जब एक दूसरे के साथ कोलाइड करेंगे, कोलाइड करने के नतीजे में क्या होगा कि ये जो है ये एनर्जी एक्वायर करेंगे कोलिजन के दौरान। अच्छा, अब वो जो एनर्जी होगी वो एनर्जी क्या बताएगी, यानी आपने क्या किया कि मॉलिक्यूल जो हैं वो आपस में कोलाइड करना शुरू हुए, कोलाइड करने के नतीजे में एक कंटेनर के अंदर जो मॉलिक्यूल ए हैं वो दूसरे मॉलिक्यूल्स के साथ कोलाइड कर रहे हैं। कोलाइड करने के नतीजे में अब वो क्या करते हैं कि वो जो एनर्जी गेन करते हैं, उस एनर्जी के गेन करने की वजह से क्या होता है कि वो जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको वो एक्टिवेशन एनर्जी मिल जाती है। यानी इन शॉर्ट में ये लिख देता हूँ कि ड्यूरिंग collisions molecules acquire necessary activation of energy, यानी जो एनर्जी उन्हें चाहिए होती है उन्हें एक्टिवेशन ऑफ एनर्जी मिल जाती है। और अब ये जो होता है, यानी जिसके अंदर वो क्या करते हैं कि ये एनर्जी गेन करते हैं, उसको क्या कहते हैं, ऐसे प्रोसेस को, यानी अब ये जो होता है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एक्टिवेशन, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एक्टिवेशन, यानी एक्टिवेशन इसको कहेंगे कि ये क्या है, ये एक्टिवेशन प्रोसेस करवा देते हैं। कैसे करवाते हैं एक्टिवेशन प्रोसेस के, मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ कोलाइड किया, कोलाइड करने के नतीजे में इन्होंने क्या किया, प्रोडक्ट बना ली। अब उस प्रोडक्ट की वजह से अब क्या होगा कि एक्टिवेशन हो जाएगी। अच्छा, अब ये जो एक्टिव मॉलिक्यूल्स होते हैं ये क्या होते हैं कि ये सिंगल मॉलिक्यूल होते हैं। यानी हम आपने जो पॉइंट याद रखना है वो ये है कि एक्टिव मॉलिक्यूल इज अ सिंगल मॉलिक्यूल, ये सिंगल मॉलिक्यूल होता है, नॉट अ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, यानी ये सिंगल मॉलिक्यूल होगा, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स नहीं बनाएगा। यानी अब क्या होगा, कोलिजन हुई, कोलिजन के नतीजे में मॉलिक्यूल्स ने एक्टिवेशन ऑफ एनर्जी को गेन किया, एक्टिवेशन ऑफ एनर्जी को गेन करने के नतीजे में इन्होंने क्या किया कि प्रोडक्ट बनाना शुरू कर दी। अच्छा, अब जब इस तरीके से होगा, अब आपके पास क्या होगा कि यानी इसमें क्या होगा कि द एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल्स डू नॉट डिकम्पोज इमीडिएटली। अच्छा, अब ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल्स फ़ौरन से डिकम्पोज नहीं होते, यानी हम ये कह सकते हैं एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल्स डू नॉट डिकम्पोज immediately, नीड अ टाइम लैग, कि इनको थोड़ा सा टाइम लगता है। फॉर, चले मैं थोड़ा सा और इजाफा कर देता हूँ, फॉर
एक्टिवेशन एंड डीएक्टिवेशन के मॉलिक्यूल्स को एक्टिवेट होने के लिए या डीएक्टिवेट होने के लिए इनको क्या चाहिए होता है, एक टाइम चाहिए होता है, यानी उस टाइम के दौरान ये रिएक्शन होता है। यानी देखा जाए तो टाइम डिपेंडेंट रिएक्शन होगा और जब टाइम लैग जो इसको चाहिए होगा उसके दौरान ये रिएक्शन कंप्लीट करेंगे। जब हमें पता चल गया कि टाइम लैग की ज़रूरत है, इसको लैंडमैन क्या कहता है, लैंडमैन एज्यूम दैट, वो सपोज करता है दिस टाइम द एक्टिवेशन मॉलिक्यूल इधर रिएक्ट टू फॉर्म प्रोडक्ट और मीट पुअर एनर्जी मॉलिक्यूल्स एंड मे बी डीएक्टिवेटेड। यानी अब दो पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, या तो क्या हो सकता है कि वो एक्टिवेशन ऑफ एनर्जी हासिल करने के बाद उस टाइम लैग के दौरान या तो वो क्या करेगा, प्रोडक्ट फॉर्म करेगा, या क्या करेगा, या फिर किसी पुअर एनर्जी मॉलिक्यूल के साथ मिलकर डीएक्टिवेट हो जाएगा। यानी दोनों में से कोई एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। दिस सिचुएशन कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, कि इस इक्वेशन को हम इस तरह समझ सकते हैं। एक काम करते हैं कि इसको यहाँ पे लिख लेते हैं। यानी क्या होगा, दिस सिचुएशन कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, वो कैसे, आपके पास दो मॉलिक्यूल्स हैं, इनका जो रेट होगा वो K1 होगा और वो क्या बनाते हैं, A प्लस ए स्टेरिक, ये बना देते हैं। अब ये क्या होगा, ये होगा एक्टिवेशन प्रोसेस। एक्टिवेशन प्रोसेस का मतलब क्या है, रेट इज इक्वल टू K1 ए स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास दोनों रिएक्टेंट A है। अच्छा, अब ये जो है दूसरा आपके पास A प्लस ए स्टेरिक है, अब ये क्या कर देगा, ये दोबारा से ए फॉर्म कर सकता है। यानी अब आपके पास क्या हो सकता है कि ए स्टेरिक और ए जो है ये मिलके दोबारा से ए बना दें। अब जब दोबारा से ए बनाएंगे तो अब क्या हुआ कि ये इसको फॉर एग्जांपल हम कह देते हैं कि ये K2 है और ये होगा डी एक्टिवेशन प्रोसेस, या डी एक्टिवेशन लिख लें, इज इक्वल टू ये K2 है, एक आपके पास ए है और एक आपके पास ए एक्टिवेटेड है। अब या फिर दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि ये जो एक्टिवेटेड है ये क्या करेगा, ये आपको प्रोडक्ट फॉर्म करके दे देगा। ये इसको क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे कि ये क्या हो रहा है, डीकम्पोजिशन हो रही है। अब इसका जो रेट होगा वो क्या होना चाहिए, रेट इज इक्वल टू K3 ये स्टेरिक हो जाएगा। यानी अब हमारे पास ये पॉसिबिलिटीज़ हैं। अच्छा, अब इसके अंदर K1 हमारे पास क्या है, K2 क्या है, K3 क्या है। वेयर यहाँ पे हमारे पास K1 इज इक्वल टू स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट फॉर बाईमॉलिक्यूलर रिएक्शन। यानी अब आपके पास यहाँ पे क्या है, K1 जो है वो क्या होगा, बाईमॉलिक्यूलर रिएक्शन के लिए है। ठीक है, अब बाईमॉलिक्यूलर रिएक्शन के आगे आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं एक्टिवेशन प्रोसेस।
यानी आप इसमें क्या लिख सकते हैं कि ये क्या होगा, एक्टिवेशन प्रोसेस है। ये हो गया K1। K2 आपका क्या होगा, यानी जो K2 होगा इसको हम लिखेंगे स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट फॉर डीएक्टिवेशन प्रोसेस। इसको हम यानी ऊपर वाला एक्टिवेशन प्रोसेस और नीचे वाला डीएक्टिवेशन प्रोसेस, और हमारे पास जो लास्ट होगा उसको क्या होना चाहिए, रेट कांस्टेंट फॉर यूनिमॉलिक्यूलर डीकम्पोजिशन ऑफ एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल्स। रेट कांस्टेंट फॉर यूनिमॉलिक्यूलर प्रोसेस, डीकम्पोजिशन प्रोसेस यहाँ पे लिख देते हैं एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल्स, नोट कर लें। यानी ये हो सकता है इसके अंदर। अच्छा, अब अगर ये चीज़ होगी तो इसका मतलब ये हुआ कि हम लिख सकते हैं कि माइनस डी स्टेरिक अपॉन डी टी इज इक्वल टू K3 स्टेरिक। यानी मेन जो हमारे पास यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन के लिए इक्वेशन बनेगी वो ये वाली इक्वेशन बनेगी। यानी इस इक्वेशन को यूज़ करके हमने सारे का सारा प्रोसेस जो है कंप्लीट करना है, किसके लिए, इस इक्वेशन को यूज़ करते हुए। अच्छा, अब इसको हमने अगर इन ऑर्डर टू डिटरमिन द कंसंट्रेशन ऑफ ए स्टार, अगर हमें क्या करना है कि इसकी कंसंट्रेशन पता लगानी है, तो इसकी कंसंट्रेशन पता लगाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, for the determination of concentration of A star, steady state principle is used. यानी अगर आप क्या करना चाहते हैं, ए स्टार की कंसंट्रेशन फाइंड करना चाहते हैं, तो उसको फाइंड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, स्टेडी स्टेट प्रिंसिपल यूज़ करना पड़ेगा। यानी आप क्या कर सकते हैं कि स्टेडी स्टेट प्रिंसिपल को यूज़ करते हुए आप क्या कर सकते हैं कि इसकी कंसंट्रेशन को फाइंड कर सकते हैं। हमारे पास एक तरीका इसका ये है, अगर हमें एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन पता करनी हो तो हमें स्टेडी स्टेट प्रिंसिपल यूज़ करना पड़ता है। अच्छा, ये स्टेडी स्टेट प्रिंसिपल है क्या, व्हेन अ शॉर्ट लिव्ड इंटरमीडिएट, शॉर्ट लिव्ड का मतलब जो थोड़ी देर के लिए बना हो, क्योंकि ये जो इंटरमीडिएट्स होते हैं या जो ए स्टार की फॉर्म में होते हैं ये थोड़ी देर के लिए होते हैं, यानी ये एक टाइम लैग होता है कि उस थोड़ी देर के लिए बनते हैं और उसके नतीजे में प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं। अच्छा, अब ये क्या होगा, शॉर्ट लिव्ड इंटरमीडिएट एग्जिस्ट एट लो कंसंट्रेशन इन अ सिस्टम, यानी लो सिस्टम के अंदर जब ये बनता है तो ये लो कंसंट्रेशन में होता है। रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट कैन बी कंसिडर्ड इक्वल टू द रेट ऑफ डिसअपियरेंस। अच्छा, अब इसके अंदर क्या होगा, रेट ऑफ फॉर्मेशन और रेट ऑफ डिसअपियरेंस दोनों क्या होंगे, ये सपोज किया जाता है कि एक दूसरे के इक्वल होंगे। यानी अब हमने करना क्या है कि हमने वो जो 3 इक्वेशंस लिखी थी, ए जो है मिलके ए स्टार और ए बना रहा था, और दूसरी हमने लिखी थी ए स्टार और ए डीएक्टिवेट हो रहा था। तो अब अगर देखा जाए तो जो पहली वाली इक्वेशन थी, यानी हम इसको ये कहेंगे कि रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ए स्टार, यानी अब आपके पास क्या आएगा, रेट ऑफ
फॉर्मेशन ऑफ ए स्टार की फॉर्मेशन जो है वो किसके इक्वल थी, ये थी हमारे पास K1 ए स्क्वायर के इक्वल था। फिर हमारे पास दूसरा क्या था, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ, फॉर्मेशन तो पहले हो गया, इसको हम डिसअपियरेंस कह सकते हैं। अपीयरेंस ऑफ ए स्टार इज इक्वल टू, ये क्या होगा, आपके पास होगा K2 A इंटू ए स्टार प्लस K3 ए स्टैरिक। यानी अब आपके पास ये आ गया, पहला क्या है फॉर्मेशन, दूसरे में क्योंकि जो हमने दूसरी इक्वेशन, यानी ये दोबारा से मैं लिख देता हूँ, एक इक्वेशन हमारे पास ये थी जो K1 की थी और इसने ए और ए स्टार फॉर्म किया था। दूसरी इक्वेशन हमारे पास ए प्लस ए स्टार की थी जिसको हमने K2 कहा था और इसने ए प्लस ए किया था। तीसरा हमारे पास हमने ये लिया था कि अगर ये जो एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल थोड़ी देर के लिए जो बनता है ये क्या करता है, ये प्रोडक्ट फॉर्म करता है और ये था K3। अब ये वाली जो इक्वेशंस हैं इसमें से ये वाली इक्वेशन जो है ये है फॉर्मेशन और ये दोनों इक्वेशन जो है ये है डिस अपीयरेंस वाली। अब ये फॉर्मेशन वाली इक्वेशन का जो रेट है वो आपके पास ये आ गया, यानी इस वाली इक्वेशन का, और इन दोनों इक्वेशन का जो है वो कंबाइन फॉर्म में हमारे पास ये आ गया। यानी अब क्या हुआ कि आपके पास रेट ऑफ फॉर्मेशन और रेट ऑफ डिसअपीयरेंस दोनों के दोनों आ गए। जब आपके पास दोनों आ गए तो अब आप क्या कर सकते हैं, अब क्योंकि स्टेडी स्टेट प्रिंसिपल हमें क्या कहता है कि दोनों एक दूसरे के इक्वल होते हैं, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हेंस रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ए स्टार इज इक्वल टू रेट ऑफ दिस अपीयरेंस ऑफ ए स्टार। क्या होगा, पहला तो आपके पास ये हो गया K1 ए स्क्वायर इज इक्वल टू K2 ए स्टैरिक प्लस K3 ए स्टैरिक, ये आ गया। अब ये इक्वेशन हमारे पास बन रही है। अब हम चाहते हैं कि इसमें से ए स्टैरिक जो है इसमें से उसको कॉमन ले लें, तो ये क्या बनेगा, K1 ए स्क्वायर इज इक्वल टू, अब फॉर एग्जांपल आपने क्या किया, ए स्टैरिक को ले लिया कॉमन, बाकी आपके पास बचा K2 ए प्लस K3। अब ये इक्वेशन आपके पास बन रही है। अब आप क्या कर सकते हैं, अब आप इस पूरी इक्वेशन को अगर इधर ले आएंगे तो ये अपॉन में आ जाएगी, यानी अगर आप क्या करते हैं इस इक्वेशन को इधर लेके आते हैं तो ये अपॉन में ये पूरे का पूरा हिस्सा नीचे आ जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं ए स्टार इज इक्वल टू K1 ए स्क्वायर अपॉन K2 ए प्लस K3। यानी अब आपके पास अगर आपने स्टेडी स्टेट को यूज़ करके अगर ए स्टार की कंसंट्रेशन निकालते हैं तो आपके पास ये इक्वेशन बनेगी। अच्छा, अब आप क्या करते हैं कि इस इक्वेशन को अगर हम इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं, यानी हम क्या करते हैं सब्स्टिट्यूशन
substituting the value of A star in equation 1। आपको याद होगा कि हमारे पास इक्वेशन 1 क्या थी, डी ए स्टार अपॉन डी टी इज इक्वल टू K3 ए स्टार। ये थी हमारे पास इक्वेशन 1। यानी आप नोट करें कि आपके पास इक्वेशन 1 ये थी। अगर आप साथ साथ लेक्चर नोट कर रहे हैं फिर तो आपको याद होगा। अब आपने क्या करना है, अब आपने करना ये है कि इस ए स्टार की जगह पे आपने पूरी ये वाली वैल्यू पुट कर देनी। यानी ये जो ए स्टार है इसकी जगह पे आपने ए स्टार वाली ये वाली वैल्यू जो है वो इसके अंदर आप सब्स्टिट्यूट कर देंगे। अच्छा, जब आपने ये काम करना है यानी आप क्या कर रहे हैं, जब इसके अंदर वैल्यू पुट करेंगे डी ए स्टैरिक अपॉन डी टी इज इक्वल टू K3 और ये क्या हो जाएगा K1 ए स्क्वायर अपॉन K2 ए प्लस K3। यानी अब आपके पास जो इक्वेशन बन गई वो कुछ ये बन गई यूनिमॉलिक्यूलर के लिए। जब आपके पास ये इक्वेशन बनेगी अब आपने क्या करना है, अब आपके पास ये जो इक्वेशन है इसको फॉर एग्जांपल हम क्या देते हैं कि ये क्या है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। इक्वेशन 1 कौन सी थी, ये वाली थी जो हमने पहले जिसको सपोज किया था कि ये इक्वेशन 1 है, और इक्वेशन 2 अब आपके पास ये वाली हो गई। अब आप क्या करेंगे, अब आपने दो काम करने हैं। यानी अब आप इसके ऊपर दो कंडीशंस हैं वो अप्लाई होती हैं, उनको हम अब अप्लाई करके देखेंगे। यानी हम ये कह सकते हैं कि 2 स्पेशल केसेस कैन बी अप्लाइड ऑन दिस इक्वेशन। यानी हम क्या कह सकते हैं, 2 स्पेशल केसेस कैन बी अप्लाइड ऑन दिस इक्वेशन। इस इक्वेशन के ऊपर दो केसेस अप्लाई होंगे। अब हमने क्या करना है कि इन दो केसेस को डिस्कस करना है। अच्छा, हम डिस्कस कर रहे थे कि इसके ऊपर हम दो केसेस अप्लाई कर सकते हैं। फर्स्ट केस कौन सा होगा, एट सफिशेंटली हाई प्रेशर ऑफ रिएक्टिंग गैस, कि अगर रिएक्टिंग गैस का जो प्रेशर है वो बहुत हाई होगा तो रेट ऑफ बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन इज़ मच फास्टर देन यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन, कि यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन से बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन का जो रेट होगा वो ज़्यादा होगा। वेरी वेरी ग्रेटर देन, यानी बहुत ही ज़्यादा होगा। मच फास्टर के लिए हम ये वाला साइन यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब अगर ये होगा, अगर ऐसा होगा तो फिर क्या होगा, देन इक्वेशन 2 बिकम्स, तो ये इक्वेशन 2 क्या बन जाएगी, इक्वेशन 2 बन जाएगी माइनस डी ए स्टैरिक अपॉन डी टी इज इक्वल टू K3 K1 ए स्क्वायर अपॉन K2 ए। अब ये जो प्लस K3 है ये ख़त्म हो जाएगा। यानी हम क्या कह सकते हैं, ऊपर मैं लिख देता हूँ K3 इन द डिनोमिनेटर कैन बी निगलेक्टेड, कि नीचे वाली वैल्यू जो है वो वैसे ही छोटी होगी तो उसको हम निगलेक्ट कर देंगे। आपकी इक्वेशन ये बन गई। अब ए से एक स्क्वायर भी निकल जाएगा, तो अब आपके पास इसकी जो इक्वेशन होगी वो क्या होगी, यानी बल्कि आगे ही लिख देता हूँ, इसकी जो इक्वेशन बन जाएगी वो बन जाएगी K3 K1 ए अपॉन K2। अच्छा, अब ये जो है अगर आप देखें K2 K3 K1 K2 और A है, A क्या शो कर रहा है कि इसका मतलब ये है कि अब ये इसकी जो काइनेटिक्स है वो सिर्फ और सिर्फ एक मॉलिक्यूल पर मुश्तमिल है। यानी अगर आपके पास हाई प्रेशर होगा रिएक्टिंग गैस मॉलिक्यूल्स का तो उस सूरत में क्या होगा, आपके पास ये एक होगा, और जब ये एक होगा काइनेटिक्स विल बी ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, यानी
हम क्या कह सकते हैं इसको, काइनेटिक्स विल बी ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, कि ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स होगी। यानी इसको अगर हम सेपरेट कर दें, क्योंकि ये पहले से लिखा हुआ था, तो आपके पास ये बन रहा है। यानी अगर आपके पास K2A अगर K3 से ज़्यादा होगा तो उस सूरत में आपका जो रिएक्शन होगा, जब हमने इसको सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद हमें पता चला कि ये फर्स्ट ऑर्डर बनेगा। अच्छा, अब अगर हम क्या करते हैं, केस 2 को अगर यूज़ करते हैं, केस 2 क्या है, if the pressure of reacting gas is very low, अगर बहुत लो होगा फिर क्या हो जाएगा, फिर आपके पास कुछ इक्वेशन जो बनेगी वो इस तरह की होगी। यानी अगर ऐसा होता है तो फिर क्या होगा, आपके पास K2A इज़ वेरी वेरी लेस देन K3 हो जाएगा। अगर ऐसा होगा देन इक्वेशन 2 बिकम्स, तो इक्वेशन 2 आपके पास क्या होगी, माइनस dA स्टार अपॉन dt इज इक्वल टू K3 K1 A स्क्वायर अपॉन K2 A प्लस K3। अच्छा, अब ये वाला जो हिस्सा है ये ख़त्म हो जाएगा। यानी हम क्या कह सकते हैं कि K3A इन द डिनोमिनेटर इज निगलेक्टेड। कि अब ये इसको अगर निगलेक्ट करते हैं तो ये ख़त्म हो गया। जब ये ख़त्म हुआ आपके पास खाली ये बचा। अब ये अगर इससे कैंसिल होता है तो अब आपके पास बनेगा K1A स्क्वायर। अब K1A स्क्वायर क्या शो करता है, K1A स्क्वायर हमें ये शो करता है कि इसके अंदर क्योंकि 2 मॉलिक्यूल्स हैं, तो इसका मतलब ये है कि काइनेटिक्स विल बी ऑफ सेकेंड ऑर्डर। यानी ये था हमारे पास एक कंप्लीट डेरिवेशन थी किसकी, यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन की कोलिजन थ्योरी के मुताबिक, जिसको हमने लैंडमैन्स मैकेनिज़्म के ज़रिए इसको प्रूव किया। इंशाल्लाह मिलेंगे अगली वीडियो में, और मुझे पूरा यकीन है कि आज का जो लेक्चर है वो आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू सो मच। ओके, अल्लाह हाफिज़।